नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ में अतुल चौरसिया। महीने भर पहले देश में मचा कोहराम थम गया है। कोरोना की दूसरी लहर की सरकारी नाकामियां भुला दी गईं। खबरिया चैनलों पर एक बार फिर से सरकारी इवेंटबाजी, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान का मौसम वापस लौट आया है। बीते हफ्ते कश्मीर खबरिया चैनलों की मुख्य थीम रहा। एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत ने कश्मीर का मोर्चा आगे से संभाला और बहस की शुरुआत उस मुकाम से हुई जिसके बाद कुछ कहने सुनने को शेष नहीं बचा। मैं सब जानती हूँ, आपको भी पता है कितनी दफा मैं कश्मीर आई हूँ। ज्ञान के इस उत्तुंग शिखर पर खड़े होकर रूबिका ने पहला हमला पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पर बोला। इनके ज्ञान का लब्बो लुआब ये कि महबूबा पाकिस्तान की गोद में खेल रही हैं। देखिए, पीएम मोदी की इस बैठक में पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर उठा। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की बात को दोहराया। आपकी जो अध्यक्षा है वो कहती है कि पाकिस्तान से बात करें। क्यों करें पाकिस्तान से बात? क्यों करें पाकिस्तान से बात? महबूबा ने फिर से पाकिस्तान का राग अलापा मीटिंग से बाहर निकला, लेकिन वही दुश्मन से तो बात करने के बाद उसी गुपकार डेलीगेशन की एक और नेत्री कह रही थी, यानी महबूबा मुफ्ती कह रही थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है कि पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। मैं सारे सवालों को पूछकर आपको यहाँ तक इसलिए लाई क्योंकि मुझे पता था आपको पाकिस्तान का नाम लेने में परेशानी होगी। टिप्पणी के एक एपिसोड में मैंने जिक्र किया था कि ये एंकराएं रंगमंच की कठपुतलियां हैं। इनकी डोर एक अदृश्य शक्ति के हाथ में है। उसी के इशारे पर ये करतब दिखाते हैं। मसलन आज ये कश्मीरी नेताओं के साथ बातचीत की पेशकश पर लाहलोट हैं। अपने लोगों से बात कीजिए। हाँ, इसीलिए तो महबूबा मुफ्ती से बात हो रही है, इसीलिए तो फारूक अब्दुल्ला से बात हो रही है, इसीलिए तो उमर अब्दुल्ला से बात हो रही है, इसीलिए तो बाकी तमाम पार्टियों के लीडर्स को, गुलाम नबी आजाद को बुलाया गया है, गुलाम अहमद मीर को बुलाया गया है। अपने लोग हैं ना, हम उनसे बात करेंगे। कुछ महीने पहले तक ये एंकराएं इन्हीं नेताओं पर हर वो आरोप लगा चुके हैं जिसके लिए आमतौर पर देशद्रोह की सजा मुकर्रर है। ये जो अलायंस 6 पार्टियों की है, ये इलेक्शन के लिए कम और देश की मुखालिफत में ज्यादा नजर आ रही है। क्या आप इस पूरे मुद्दे पर जब गुपकार गैंग के साथ खड़े होते हैं तो आप देश विरोधी गैंग के साथ खड़े हैं? देश विरोधी गैंग के साथ खड़े हैं। यानी गुपकार गैंग की सभी बड़ी पार्टियां घोटाले के घेरे में शामिल है। सत्ता में भागीदारी के लिए उसे जहां मौका मिलता है वो तुरंत गठबंधन कर लेती है, फिर चाहे वो देश विरोधी गुपकार गैंग ही क्यों ना हो। गैंग क्यों ना कहा जाए भाई? आप लोग तिरंगे का बहिष्कार करें, चीन पाकिस्तान की मदद मांगे, हम लोग गैंग भी ना कहें आपको। हमने जिस अदृश्य शक्ति का जिक्र किया वह कमाल की है। कभी इन्हें इतिहासकार बना देती है, कभी समाजशास्त्री बना देती है, तो कभी अर्थशास्त्री बना देती है। ये बनाना और बिगाड़ना उसी अदृश्य शक्ति के हाथों में है। इस बार उसने रूबिका लियाकत को अर्थशास्त्री बनाने का निर्णय लिया। ऐसा मत कहिएगा कि कश्मीर की इज्जत नहीं और कश्मीरियों की इज्जत नहीं हुई। ऐसे हाथों में रखा है, ऐसे हाथों में रखा है। 97,000 पर कश्मीरी हिंदुस्तान की सरकार खर्च कर रही थी, जबकि एक उत्तर प्रदेश के आदमी पर 4,000 रुपए खर्च कर रही थी। हमें नहीं पता ये आंकड़ा बहन रूबिका ने कहां से निकाला। ये किस मद में खर्च होता है, इसे कौन खर्च करता है। चूंकि उन्होंने यह दावा पहले ही कर रखा है कि उन्हें ज्ञान कतई न दिया जाए। प्लीज मुझे ये ज्ञान मत दीजिए। उन्हें सब कुछ पता है, तो इसलिए हम बस चुप रहेंगे। वैसे रूबिका जी को तो ज्ञान की जरूरत नहीं, लेकिन इस वाले ज्ञान पर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन की जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि वो अपना कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान से अलग एक कश्मीर मांग रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या एक देश में 2 अलग अलग कानून होने चाहिए? नहीं ना। जब देश एक है तो विधान एक होगा ना, व्यवस्था भी एक ही होगी ना। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूँ तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल यह संघ और भाजपा के दुष्प्रचार का असर है। सिर्फ रूबिका लियाकत ही नहीं, ज्यादातर एंकराएं इसी जहर की चपेट में हैं। इनको समझा दिया गया है कि भारत कोई एक रेखीय इकाई है। यहाँ एक धर्म, एक बोली, एक पहनावा, एक खान पान, एक संस्कृति और एक तरह के लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ एक विधान और एक ही कानून चलना चाहिए। इन्हें भारत के संविधान और इसकी शासन व्यवस्था के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर का रत्ती भर भी इल्म नहीं है।
धारा 370 को लेकर जो अधकचरा जानकारियां ये एंकराएं फैला रहे हैं वह इस देश के संविधान का मत नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल की विचारधारा है। यह देश अनगिनत सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक समूहों का समुच्चय है और संविधान का दायित्व है कि वह सभी समूहों के बीच समानता, बराबरी की बात करे। कोई ताकतवर समूह दूसरे पर अपना मत न थोप सके, इसके लिए हमारा संविधान अलग अलग राज्यों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इसे स्वायत्तता या ऑटोनॉमी कहते हैं। 370 को लेकर हमारे देश में जो हो हल्ला हो रहा है वह भाजपा और संघ द्वारा लंबे समय से फैलाए गए भ्रम और एक धर्म विशेष के प्रति पैदा की गई नफरत का नतीजा है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें संविधान ने धारा 370 की तरह ही स्वायत्तता दे रखी है। हमारे संविधान में धारा 371, 371 ए, 371 बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे भी हैं। ये धाराएं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और पूर्वोत्तर के 6 राज्यों नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को उसी तर्ज पर विशेष अधिकार देते हैं जैसे कि 370 के तहत कश्मीर को मिले थे। पूर्वोत्तर के राज्यों का मामला लगभग कश्मीर की तरह ही है, इसलिए उनके बारे में जान लीजिए। नागालैंड 371 ए, इसके तहत भारत की संसद को नगाओं के धार्मिक मामलों, सामाजिक रीति रिवाजों, जमीन के अधिकार, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस प्रशासन से जुड़े मामलों में बिना राज्य की विधानसभा की सहमति के कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। असम 371 बी, यह भी कमोबेश नागालैंड को मिले अधिकारों जैसा ही है। भारत के राष्ट्रपति असम विधानसभा के सदस्यों की समिति, जो कि राज्य के जनजातीय समुदाय से होने चाहिए, को संविधान और उसके तौर तरीकों की सलाह दे सकता है। मणिपुर 371 सी, यह भी असम और नागालैंड से मिलता जुलता है। यहाँ भी राष्ट्रपति चुने हुए जनजातीय सदस्यों की समिति को संविधान सम्मत कामकाज की सलाह दे सकते हैं। राज्यपाल की जवाबदेही है कि वो हर साल इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे। मिजोरम 371 जी, मिजोरम में भी भारत की संसद धार्मिक, सामाजिक रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा कोई कानून नहीं बना सकती। सिविल और क्रिमिनल जस्टिस से जुड़े प्रशासनिक मामलों में भी कोई दखल नहीं दे सकती और जमीनों के मालिकाना हक संबंधी फैसले सिर्फ वहां की विधानसभा ही तय कर सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में कई तरह के कानूनी अधिकार उसके नागरिकों को अलग अलग रहन सहन और रीति रिवाजों के मुताबिक दिए गए हैं। संविधान और संसद सर्वोपरि है, लेकिन सबको साथ बनाए रखने की यह एक लोकतांत्रिक रणनीति है। संघीय ढांचे यानी फेडरल सिस्टम के तहत शासन प्रणाली वाला एक और देश है अमेरिका। वहां राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों का बंटवारा बेहद स्पष्ट है, क्योंकि राज्यों की स्वायत्तता को लेकर वहां का संविधान पूरी तरह से स्पष्ट है। राज्य भी उन अधिकारों को लेकर बेहद मुखर हैं। वहां भारत की तरह गफलत नहीं है कि कोरोना के मामले में जब मन किया मोदी जी कूद पड़े और जब बात हाथ से निकल जाए तो स्वास्थ्य को राज्यों का मसला बताकर पल्ला झाड़ दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि एक ही तरह के मामले में अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। मसलन टेक्सास में कोई भी व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि न हो वह सीधे जाकर चने चबैने की तरह बंदूक खरीद सकता है, लेकिन कैलिफोर्निया में आपको बंदूक खरीदने के लिए विशेष लाइसेंस लेना होगा। इसी तरह से अमेरिका के 49 राज्यों में मैरिजुआना का मेडिकल इस्तेमाल कानूनी तौर पर वैध है, लेकिन एक राज्य में यह अवैध है। अगर आप इसके उत्पादन की बात करें तो 14 राज्यों ने इसे अवैध घोषित कर रखा है, जबकि शेष 36 राज्यों में या तो इसकी इजाज़त है या फिर कुछ पाबंदियों के साथ इसकी इजाज़त है। इसी तरह अमेरिका के 2 राज्य हैं लुइसियाना और नेवाडा। यहाँ कसिनो यानी जुआघर पूरे राज्य में कानूनी तौर पर वैध हैं, जबकि बहुत से अन्य राज्यों में या तो जुए घर पर पूरी पाबंदी है या फिर इसके लिए कुछ तय इलाके हैं। अब अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लौट चलते हैं। यहाँ क्या हुड़क-चुल्लुओं की कमी है? एक आध बरस से ज़्यादा हुए बीजेपी में मेरे एक मित्र प्रवक्ता ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि इन दिनों टीवी चैनलों पर भाजपा के प्रवक्ता जाने से कतराते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? यह तो बड़े अचरज की बात है। उन्होंने कहा ये एंकराएं समर्पण और निष्ठा साबित करने के आवेग में अक्सर अति कर देते हैं और उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जिसे कोई सत्ताधारी पार्टी सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं दे सकती।
यह कामयाबी है मौजूदा सरकार की। उन्होंने घोघा बसंत एंकराओं की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है। इसी भीड़ में एक हुड़कचुल्लू एंकर हैं अमन चोपड़ा। बात वो ताल ठोक कर कहते हैं, लेकिन बात ऐसी कि भाजपा वाले संबित पात्रा को भी जवाब देना मुश्किल हो जाए। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और जो वहां पर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम अमन और शांति चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं, स्वाभाविक है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पाकिस्तान को अपना माने वो हमारे अपने कैसे? संबित, मेरी राय अलग है आपसे। जो पाकिस्तान को अपना माने वो हमारे नहीं है। जो इमरान के यार हैं, सुन लीजिए, जो इमरान के यार वो कश्मीर के गद्दार हैं, वो भारत के गद्दार हैं। मैं तो सीधा ताल ठोक के कहता हूं, मरे हुए सांपों को दूध पिलाना जैसा है ये इनको जो आप बुला रहे हैं ना, इनको फिर से जिंदा कर रहे हैं। मेरी राय है ये, मैं अपनी ताल ठोक के राय दे रहा हूं। जमाने से खुद ही भाजपा प्रवक्ता बने बैठे चोपड़ा ने पहली बार पात्रा से असहमति जताई। कश्मीरी नेताओं के साथ बातचीत का शामियाना जमने से पहले ही उखाड़ने में लगा ये अकेला एंकर नहीं है, ऐसे हुड़कचुल्लू एंकरों की भरमार है। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन जिस सिलसिले में किया था, उसे भी आप जान लीजिए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। पाकिस्तान से बातचीत की मांग सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही कर रही हूं ऐसा नहीं है। ज्यादा नहीं, बस 2-3 महीने पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो महान शख्सियत भी पाकिस्तान से रिश्ते की पहल कर चुकी है, जिसके इशारे पर ये एंकराएं परफॉर्म करते हैं। एक टाइमलाइन देखिए। 10 मार्च को भारत सरकार की तरफ से ऐलान हुआ कि वो कोरोना की 4.5 करोड़ वैक्सीन मानवीय सहायता के आधार पर पाकिस्तान को भेजेगी। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान दिवस के मौके पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते की इच्छा जताई। 29 मार्च को इमरान खान ने जवाबी चिट्ठी भेजी और दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते की इच्छा का इजहार किया। ऐसी खबरें हैं कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल से बातचीत चल रही है। दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन संगठन की बैठक में मिले हैं, लेकिन खबरिया चैनलों की माने तो तू कौन मैं खामखा। ये जो सीज फायर हुआ है, पता है क्यों हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान को जूते की नोक पर रखा गया हिंदुस्तान की तरफ से। ये सीज फायर इसलिए हुआ है कि उसे कह दिया गया है कि अब हैसियत में नहीं रहे तो फिर तुम्हारा काम तमाम होगा। ये जो सीज फायर रुका है वो इसलिए नहीं रुका है कि ट्रेन चला दी, बस चला दी, वहां से यहाँ पर दोस्ती और यारी बढ़ा दी। ये इसलिए रुका है क्योंकि हमने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा है बिल्कुल हैसियत में रहना वरना एयर स्ट्राइक होगी, बिल्कुल हैसियत में रहना वरना एक के बाद एक तुम्हारे आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। एंड दैट इज द रीजन। ऐसा लगता है कि इनको पाकिस्तान के मामले में अभी अदृश्य शक्ति ने साफ संदेश नहीं भेजा है, पर अदृश्य शक्ति ने एक संदेश जरूर दिया है और दिन रात ये चैनल उस संदेश को फैलाने में लगे हैं। संदेश ये है कि कश्मीर में चौतरफा अमन शांति छा गई है, विकास दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। 370 हटने के बाद से कश्मीर में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के करीब 1100 प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए हैं और करीब 1200 प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी के साथ चल रहा है। 370 हटाए जाने के बाद विकास के कितने काम हुए हैं? स्थानीय स्तर पर 5132 करोड़ का जो बजट था उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया गया। 12600 करोड़ का बजट। हर चीज में मेरे पास पूरा का पूरा आंकड़ा है सर। 370 हटने के बाद चींटी भी नहीं मरी। लेकिन असलियत कुछ और है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लगभग हर मोर्चे पर कश्मीरियों की स्थिति दुश्वार हुई है। स्वास्थ्य की हालत यह है कि कश्मीरियों में मानसिक असंतुलन के मामले बढ़े हैं, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, शिक्षा की हालत और खराब है। 370 हटने के बाद और कोरोना से पैदा हुए हालात ने कश्मीरी बच्चों की पढ़ाई लिखाई बुरी तरह से बर्बाद की है। घाटी में 13,000 के करीब सरकारी और निजी स्कूल बंद हैं। 25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। स्थानीय खबरों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर घाटी में सिर्फ 20 दिन का एकेडमिक सत्र स्कूल कॉलेजों में चला है। 370 हटने के बाद पैदा हुए हालात का सबसे बुरा असर कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 18,000 करोड़ का नुकसान उद्योग धंधों को सिर्फ शुरुआती 5 महीनों के दरमियान हुआ है। इसके बावजूद खबरिया चैनलों पर गुलाबी तस्वीर दिखाई जा रही है।
असल में कश्मीर की सूरत वह नहीं जो ये चैनल दिखा रहे हैं, ये वो दिखा रहे हैं जो सरकार चाहती है। इसकी वजह है सरकारी विज्ञापन का पैसा। कश्मीर की असली तस्वीर ग्राउंड जीरो पर जाने से मिलती है, और ग्राउंड जीरो का मतलब श्रीनगर नहीं। न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर ने यह काम उस दौर में किया था जब 5 अगस्त 2019 को सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया था। कश्मीर की ये रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना जरूरी है, और स्वतंत्रता की पहली शर्त है कि मीडिया सरकारों के चंगुल से आजाद हो। न्यूज़ लॉन्ड्री में हमारा प्रयास है कि मीडिया सरकार या फिर कॉरपोरेट के विज्ञापन से मुक्त हो। आपको तो पता ही है इसके लिए क्या करना है। newslaundry.com को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। एक चैनल है TV9 भारतवर्ष। यह चैनल कम, जादूगर ज्यादा है। जैसे जादूगर हवा में कबूतर पैदा कर देता है, आंखों में धूल झोंक कर 100 के नोट पैदा कर देता है, उसी तरह यह चैनल हर दिन चीन से मुठभेड़ की नई नई तरकीबें हवा में पैदा करता है। कभी कभार चीन नहीं मिले तो पाकिस्तान को चहेट लेता है। उन्माद शब्द आप सब ने सुना होगा, इसका मतलब होता है पागलपन। अंग्रेजी में जिंगोइज्म कहते हैं। इस चैनल की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि अमूमन हर दिन यह चीन के ऊपर न्यूनतम 1 शो करता है, अधिकतम 3 या 4 भी हो सकते हैं। 13 जून से 19 जून के बीच एक हफ्ते तक हमने इस चैनल की प्रोग्रामिंग की समीक्षा की। इस दौरान कुछ दिलचस्प आंकड़े हमारे सामने आए। इस चैनल का एक कार्यक्रम है फुल एंड फाइनल। यह कार्यक्रम दिन के 4 बजे आता है, बाद में यह रिपीट भी होता है। हफ्ते के 7 दिन इस पर चीन से संबंधित 7 शो और बहस मुबाहिसे हुए। विंटर ओलंपिक्स में एथलीट्स का डीएनए चुरा सकता है चीन। चीन दुनिया को बता रहा है ऑल इज वेल। वाओ, ये क्या बता रहा है चीन? मेड इन चाइना प्रोडक्ट को झटका भारतीयों का जवाब। हर भारतीय घरों में चीन के सामान का बायकॉट किया गया। ये आम भारतीय का चाइनीज को जवाब था। चीन 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 चाइनीज। चैनल का एक और शो है सुपर प्राइम टाइम। यह रात 8 से 9 बजे के बीच आता है। इस शो में भी हफ्ते के 7 दिन चीन के साथ धरपकड़ जारी रही, यानी हर रोज यह चैनल चीन पर हमला बोलता रहा। हफ्ते में 2 दिन पाकिस्तान की भी शामत आई। हमारे शूरवीरों के प्रहार से रेड ब्रिगेड थर-थर कांपने लगी थी और उल्टे पांव गलवान से भागने पर मजबूर हुई। पाकिस्तान के आतंकी संगठन हो, सेना हो या हुक्मरान, सबकी जिंदगी का एक ही मकसद है भारत से नफरत, भारत के खिलाफ मरते दम तक साजिश। जी हाँ, गलवान और पेंगोंग में धूल चाटने के बाद चीन हवाई युद्ध की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर पार 9 पॉइंट से अटैक का कंक्रीट प्लान भी तैयार हो चुका है। क्या ये कमजोर होते इमरान सरकार की तरफ इशारा है कि कमजोर होती जा रही है सरकार, कमजोर पड़ रही है, इस वजह से विपक्ष और ज्यादा आक्रामक हो रहा है? इसी चैनल का एक और शो है अड़ी, क्योंकि इन्हें देश की है पड़ी। यह शो शाम 7 बजे आता है। अड़ी बनारसी शब्द है जिसका अर्थ है अड्डेबाजी। इस शो में 5 दिनों के दरमियान चीन पर 2 और पाकिस्तान पर 1 शो हुआ। चीन ने अपनी तरफ से सुलह का झंडा लहराया तो लग रहा था कि शायद अब उसे अक्ल आ रही है, लेकिन असल में अक्ल नहीं आ रही थी। वो टाइम बाय कर रहा था अपने लिए ताकि अपने आप को और मजबूत कर सके। क्या हिंदुस्तान ने भी वक्त रहते इस बात को प्रियम्प्ट किया है और अपनी तैयारी की है? ये अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। गलवान झड़प के बाद चीन को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ। गलवान संघर्ष के बाद भारतीयों ने चीनी प्रोडक्ट से नाता तोड़ा। 43% भारतीयों ने पिछले 12 महीने में नहीं खरीदे चीनी प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैनल की प्रोग्रामिंग से हमारा क्या लेना देना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन मारधाड़ से भरपूर ये शो हर और फिटकरी के बिना ही चोखा रंग देने का फार्मूला है। हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना आपको सैनिक मॉक ड्रिल के कुछ आर्काइवल विजुअल के ऊपर भड़काऊ चीखती भाषा में वीडियो डालकर जो जानकारी दी जाती है वह दरअसल बेमतलब की होती है, सिर्फ आपके मन में उन्माद पैदा करने के लिए। यह बहुत आसान तरीका है टीआरपी बटोरने का। न रिपोर्टिंग का झंझट, न क्रॉस चेक करने की जवाबदेही। यह पत्रकारिता नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर आपको परोसा जा रहा है। गलवान घाटी वाली घटना के बाद से यह चैनल सैकड़ों बार चीन के साथ अंतिम युद्ध की घोषणा कर चुका है, लेकिन सीमा पर दोनों देश शांति की तलाश कर रहे हैं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट एबीपी न्यूज से है।
यह रिपोर्ट एबीपी संवाददाता निधिश्री ने बिहार के गोपालगंज जिले से की है। वहां एक बड़ा इलाका बाढ़ में डूब गया है। ग्रामीण सड़कों के किनारे टेंट लगाकर किसी तरह से अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। न तो खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है। चारों तरफ फैले पानी के बीच प्यासे लोगों की यह कहानी है। जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो तस्वीरें इस बार नजर आ रही है वो आपके सामने है। आपको एक भी घर सही से नजर नहीं आ रहे होंगे। ये कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में तो कम से कम 8-9 लोग हैं। 8-9 लोग यही रहेंगे? हाँ, यही रहेंगे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्या बाजार से चीरा उड़ा लाते हैं, कुछ कुछ कीन के खिलाते हैं, सतुआ तो वही खाते हैं। कोई भी देखने वाला भी नहीं, कोई विधायक भी नहीं आ रहा है पूछने वाला ये क्या होगा नहीं होगा, आप लोग का कोई दिक्कत है कि नहीं है। कोई इस साल में कोई पूछने वाला नहीं है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। न्यूज लॉन्ड्री सब्सक्राइबर्स के लिए खास तौर पर आयोजित एनएल रिसेस में अगले कुछ हफ्तों के दौरान एक से एक शख्सियतें आने वाली हैं, तो अपना सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द करवा लें। नमस्कार।